ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, कंफ्यूज रहते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, ये स्ट्रेटजी सीखी थी, ये स्कैल्पिंग के लिए काम करती थी, ये स्ट्रेटजी सीखी थी, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए काम करती थी, लेकिन कोई भी एक ऐसी स्ट्रेटजी नहीं मिल रही जो हर तरह की मार्केट में काम कर सके और हर तरह की ट्रेडिंग में काम कर सके। सो अगर आप ये सब ढूंढ रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इन सारे क्वेश्चंस का जवाब सिर्फ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से मैं आप लोगों को देने वाला हूं। मेरा नाम प्रियांक है और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। बाजार के माहिर की टीम ने जब मुझसे कांटेक्ट किया तो उनका सवाल यही था कि सर, जो आप स्ट्रेटजी सिखाओगे क्या वो एक ऐसी स्ट्रेटजी हो सकती है जो बुलिश मार्केट में भी काम करे, बेरिश मार्केट में भी काम करे, और अगर मार्केट साइडवेज हो जाए तो भी वो लॉसेस ना कराए। सो मैंने कहा कि ठीक है, मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आऊँगा जो कि ना सिर्फ मैंने अपने लिए यूज़ की है, ना सिर्फ मैंने उसको वेरीफाई किया है कि वो काम करती है कि नहीं करती है, बल्कि जितने लोगों को मैंने वो सिखाई है वो भी अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री में सिखाई है, वो सब लोग भी कमेंट करके कहते हैं कि सर, इस स्ट्रेटजी से हमारी एक्यूरेसी 70 से 90% तक आती है। जी हाँ, मैंने बोला 70 से 90% तक भी आती है। एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। सो अब समझने के लिए हम लोगों को चलना होगा अपने चार्ट पर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है और ये यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर ओपन है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इस स्ट्रेटजी को मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगा इंट्राडे के लिए कि इंट्राडे में कैसे यूज़ करते हैं, जिसमें कि अगर आप एक इक्विटी ट्रेडर हैं, यानी कि आप इक्विटी इंट्राडे करना पसंद करते हैं, तो आप इक्विटी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं और आप ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग करना पसंद करते हैं, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी सेम स्ट्रेटजी से कर सकते हैं। और ये स्ट्रेटजी इतनी आसान होने वाली है, इतनी आसान होने वाली है कि अभी इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को अपनी उंगलियों पर ये याद हो जाएगी। और बस आपको क्या करना है, इस स्ट्रेटजी को सीखना है, जाकर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। 50-100 ट्रेड प्रैक्टिस करके देखो, डेमो अकाउंट में ट्रेड करके देखो, अपनी एक्यूरेसी निकालो, अपनी विन रेट निकालो, और फिर अपना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेकर आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, मैं इस स्ट्रेटजी को बोलता हूँ ब्रेड बटर सेटअप। सो ब्रेड बटर सेटअप क्या है? मतलब रोजी रोटी कमाने वाला सेटअप। यानी कि जब कुछ ना चल रहा हो तो ये स्ट्रेटजी मेरे लिए सबसे अच्छा काम करती है, वो मार्केट चाहे बुलिश, बेरिश या साइडवेज ही क्यों ना हो। ठीक है, सो चलो उसको समझते हैं और देखते हैं उस स्ट्रेटजी के लिए हमें क्या क्या यूज करना पड़ेगा। सो अगर हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं, अब इंट्राडे डेली चार्ट पर तो कर नहीं सकते, ठीक है, तो हमें छोटे टाइम फ्रेम पर चलना पड़ेगा। और अभी मैं आप लोगों के लिए 1 मिनट का चार्ट ओपन कर दे रहा हूं। ठीक है, हम 1 मिनट के चार्ट से शुरू करेंगे। और ये भी समझिए कि इस स्ट्रेटजी को जब मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, सो मैं ये कोशिश करूंगा कि ये स्ट्रेटजी मैं आपको बेसिक से तो सिखाऊं, आपको एग्जाम्पल भी लगभग लाइव मार्केट से ही दिखाऊं, क्योंकि मैं आपको बैक में जाकर नहीं सिखाना चाहता कि मैं बैक में चला जाऊं, पीछे 6 महीने, साल भर पुराना चार्ट लेकर आऊं और वहां पर दिखाऊं कि ये स्ट्रेटजी काम करती है। नहीं, मैं आपको आज के ही चार्ट में दिखाऊंगा कि ये स्ट्रेटजी काम करती है कि नहीं करती है। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए। आप स्पीड थोड़ी बढ़ा सकते हैं 1.25x, बट बीच में काट काट कर मत देखिएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर आपसे मिस हुआ फिर आपके लिए ये स्ट्रेटजी वो एक्यूरेसी जनरेट नहीं कर पाएगी जो कि ये करती है बाकी सबके लिए। ठीक है, सो देखो यहां पर मैंने आज 1 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है। आज की तारीख है 8 नवंबर। ठीक है, सो आज का ही चार्ट मैं यहां पर ओपन कर रहा हूं। ठीक है, और इसको आप अपने पास भी जाकर देख सकते हैं, अपने चार्ट पर भी जाकर देख सकते हैं। 8 नवंबर का ही ये चार्ट है। ठीक है, तो हम चलते हैं जहां से दिन शुरू हुआ था, यहां से। ठीक है, ये जो आप डॉटेड ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये जो डॉटेड ब्लू लाइन है, इसे ड्रॉ कर देता हूं मैं आपके लिए, ये वाली। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये यहां पर 8 तारीख की है। ठीक है, तो आज के चार्ट पर हम देखेंगे, समझेंगे इसी स्ट्रेटजी को। तो सबसे पहले, समझाने से पहले मैं आपको इसका बेस बता देता हूं कि इस स्ट्रेटजी के अंदर हमें क्या क्या पता होना चाहिए, कैसे कैसे इसको यूज करते हैं। ठीक है, सो इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए हम लोग जो जो चीजें यूज करने वाले हैं, पहले मैं उनको आपके लिए लिख देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, इस स्ट्रेटजी के लिए हम लोग यूज करेंगे एक इंडिकेटर। ठीक है, सो जो हमारा इंडिकेटर होने वाला है, और सिर्फ एक इंडिकेटर यूज करेंगे, और मैं इंडिकेटर भी वो यूज करने वाला हूं जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग जानते हैं। आप भी शायद इसको यूज करना जानते होंगे, इसलिए मैंने सबसे बेसिक इंडिकेटर चुना है, जो कि होता है
RSI, ठीक है। तो RSI आप सभी लोग जानते होंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। इसके बारे में जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को थोड़ा शॉर्ट में समझा दूं कि RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ को बताता है किस चीज की, जो आपका ट्रेंड होता है प्राइस में। तो मतलब मार्केट अगर ऊपर जा रही है या फिर मार्केट अगर नीचे जा रही है, तो जो ऊपर का ट्रेंड है या फिर नीचे का ट्रेंड है, इस ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, ताकत कितनी है, ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है या एक वीक ट्रेंड है, इसका जब इंडेक्स निकालते हैं उसको हम बोलते हैं RSI, ठीक है। अगर आपको RSI बिल्कुल नहीं आता, आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो आप लोग मेरे YouTube चैनल होल्ड विद प्रियांक पर जाकर इस इंडिकेटर को सीख सकते हैं। मैंने इसको पूरा बेसिक से, इसका फॉर्मूला भी कैसे ये निकालते हैं, सब कुछ वहां पर आपको समझाया है। सो आपको वहां से RSI समझ में आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें जो है एक वीडियो के अंदर इस स्ट्रेटजी को समझना है, इसलिए मैं RSI को ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन यहाँ नहीं कर रहा हूं। एंड आई होप मैक्सिमम लोगों को RSI ऑलरेडी आता होगा, ठीक है। दूसरा चीज हम क्या करेंगे, RSI के अंदर दो कंडीशन होती है, एक होता है ओवरसोल्ड और एक होता है ओवरबॉट, ठीक है। सो वो जो कंडीशन होती है उनको और समझ लेते हैं हम लोग कि वो क्या होते हैं, ठीक है। RSI के अंदर दो लेवल होते हैं, एक होता है 30 का, एक होता है 70 का। तो ऐसा नहीं है, दो ही लेवल होते हैं, 0 से लेके 100 तक इसकी वैल्यू होती है। लेकिन इन दो लेवल को हम लोग बोलते हैं अपने लोअर या अपर बैंड। और जब भी RSI की वैल्यू 30 से कम होती है, मतलब 30 से छोटी होती है, ठीक है। तो जब वैल्यू 30 से छोटी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरसोल्ड। अभी मैं आपको इनके मतलब भी समझाऊंगा और इस इंडिकेटर को भी समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं हमें चाहिए क्या क्या होगा, ठीक है। और जब 70 से ज्यादा होती है तब हम इसको बोलते हैं ओवरबॉट, ठीक है। सो ओवरसोल्ड वैल्यू और ओवरबॉट वैल्यू, तो हमें एक इंडिकेटर चाहिए, उसकी इन दो वैल्यू पर हमें फोकस करना है, दैट्स इट। इतना आपको चाहिए। और इसके अलावा आपको चाहिए एक चार्ट, जो कि आप कैंडलस्टिक का चार्ट अपने किसी भी स्टॉक का या फिर इंडेक्स का ओपन करके रखते हैं, दैट्स इट। इनको यूज करके हम ये स्ट्रेटजी आज यूज करने वाले हैं, ठीक है। और वो जो ब्रेड बटर स्ट्रेटजी की मैं बात कर रहा हूं, वो स्ट्रेटजी की हम लोग समझेंगे और उस स्ट्रेटजी का यूज करेंगे। चलो इसको समझा देता हूं आपको अब मैं RSI पर जाकर। सो RSI इंडिकेटर लगाने के लिए आपको क्या करना है, मैं यहां पर यूज कर रहा हूं ट्रेडिंग व्यू को। आप लोग अपना जो भी ब्रोकर यूज करते होंगे उस ब्रोकर में भी आपको ये चार्ट मिल जाएगा, और वहां पर भी आपको इंडिकेटर्स की लिस्ट में ये एक साइन है इंडिकेटर, आपके ब्रोकर में हो सकता है इंडिकेटर्स लिखा होगा, आप यहां पर क्लिक करेंगे और आपके सामने इंडिकेटर्स आ जाएंगे, या फिर आप इस पर क्लिक करके इस तरह से बहुत सारे इंडिकेटर्स आ जाएंगे, यहां पर आप लिख सकते हैं। आप लिख देंगे यहां पर ऊपर RSI, और जब आप लिखेंगे सबसे ऊपर ऐसे आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और इसको क्लिक करेंगे आप और तभी आपके सामने जो है RSI लग जाएगा। सो मैंने यहाँ पर पहले से ही लगा रखा है इस तरह का एक इंडिकेटर, यानी कि एक और लाइन आपके सामने आ जाएगी। तो मतलब कहने का मतलब ये है, एक तो आपको इस तरह से अपना प्राइस दिखाई देगा और नीचे की तरफ आपको ऐसे एक इंडिकेटर दिखाई देगा, ठीक है। हो सकता है इसके कलर्स अलग हो सकता है इनकी वैल्यूज अलग हो आपके ब्रोकर में जब आप इसको यूज कर रहे हो, और यहाँ पर थोड़ा अलग दिखाई दे, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो कलर तो आपकी पसंद के हैं। आप इसको ब्लू कर लो, आप इसको रेड कर लो, आप इसको ग्रीन कर लो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। ये जो डिफॉल्ट कलर आता है मैं वही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप इसको लगाएंगे RSI को, तो इसमें एक और चीज आपको दिखाई देगी अगर आप ट्रेडिंग व्यू पर लगा रहे हो, वो होता है एक मूविंग एवरेज, ठीक है। सो आपको इसमें जो ये एक येलो कलर की लाइन और दिखाई दे रही है, देख पा रहे हो, एक येलो कलर की लाइन और दिख रही है इसमें। ये जो येलो कलर की लाइन होती है इसको हम बोलते हैं RSI के ऊपर बना हुआ मूविंग एवरेज, RSI की वैल्यू से। बट इस स्ट्रेटजी के अंदर हम इस मूविंग एवरेज को यूज नहीं करेंगे। सो जब आप डिफॉल्ट लगाते हैं तो अगर ये आता है तो आप इसको हटा सकते हैं। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, इसकी सेटिंग्स में चले जाएंगे, सेटिंग्स आप नाम से भी जा सकते हो, और ये जो RSI बेस्ड एमए है इसे हम अनचेक कर देंगे। जब इसको अनचेक कर देंगे तो यहां पर आपके सामने बचेगा सिर्फ RSI, ठीक है। अब RSI को थोड़ा समझ लेते हैं। सो RSI को समझने के लिए मैंने RSI को पूरे चार्ट के ऊपर कर दिया है, ठीक है। अब इसको समझेंगे हम, RSI होता क्या है, कैसे हमने इसे यूज करना है। सो ये जो आपको पर्पल लाइन दिखाई दे रही है ना, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये पूरी लाइन जो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे चल रही है, इसको बोलते हैं RSI वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको हम, RSI वैल्यू इसको बोलते हैं। और जब आप किसी भी चार्ट पर इसको प्लेस करेंगे, किसी भी चार्ट पर आप इसको प्लेस करेंगे, सो वहां पर इसकी वैल्यू पहले से ही डिफॉल्ट सेट होगी 14, ठीक है। इसकी वैल्यू सेट होगी 14। इसका मतलब इसके अंदर जो हम डेटा ले रहे हैं फॉर्मूला में, वो हम
14 कैंडल स्टिक्स का डेटा ले रहे हैं। मान लीजिए अब आप 1 मिनट के चार्ट पर हैं, तो 14 मिनट्स के जो क्लोजिंग प्राइसेस होते हैं उनका डेटा यूज करके इसकी वैल्यू निकाली जाती है। आप अगर इसको चेंज करके 9 कर देंगे, 6 कर देंगे या कोई भी नंबर डाल देंगे तो उतनी ही कैंडल स्टिक से आपको डेटा मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, इतने डीप में नहीं जाना है, सिंपल आप 14 रखेंगे जो कि डिफॉल्ट में ही आती है। तो मतलब हम RSI 14 के लिए ही यूज करेंगे। ठीक है, अब समझते हैं इन वैल्यूज को, इन लाइंस को। तो आप राइट में देखोगे अगर यहां पर, सो आपको देखोगे, देखो कुछ वैल्यूज दिखाई दे रही है, माइनस में भी दिख रही है राइट साइड में, 0 से लेकर 100 तक और ऊपर भी जाती है। ठीक है, हालांकि एक्चुअल में RSI की वैल्यू बहुत रेयर ही होता होगा, मैंने तो देखा भी नहीं कि 100 से ऊपर चली जाए, मतलब कि स्ट्रेंथ 100% से ज्यादा हो जाए, परसेंट अलग चीज हो गया, इंडेक्स से ज्यादा हो जाए, वो बनती नहीं है बात। तो वो आपको यूजुअली 0 से 100 के बीच में ही RSI की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब जो ये लाइन है ऊपर वाली, इसको हम बोलते हैं अपर बैंड। क्या बोलेंगे? अपर बैंड। और इसी तरह से नीचे वाली वैल्यू बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लोअर बैंड। ठीक है, आप इसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने जो डिफॉल्ट में आती है 30 और ऊपर वाली की 70 वही रखी है, आपको भी सेम वही रखनी है। अच्छा देखो, मैं आपको बता दूं, जब मैं ये सारी बातें कर रहा हूं तो हो सकता है कुछ लोगों को वीडियो लगे कि थोड़ी सी टेक्निकल हो रही है, थोड़ी सी बोरिंग जा रही है, लेकिन थोड़े से तो आपको अपने हॉर्सेस जो है वो होल्ड करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि जो अच्छी चीज सीखने की है उसमें चुटकुले तो नहीं सुनाए जा सकते, आपको जोक्स तो मैं नहीं सुना सकता। तो थोड़ा सा बस ध्यान दो, बस मुश्किल से 2-3 मिनट का काम और बचा है, आपको बेसिक्स पता चल जाएंगे और सीधा चलेंगे स्ट्रेटजी पर और देखेंगे कि एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट करते हैं। ठीक है, ये अपर बैंड समझ में आ गया, ये लोअर बैंड समझ में आ गया। ठीक है, अब आई थिंक आपको RSI के बारे में जितनी वैल्यूज पता होनी चाहिए वो पता चल गई। ये सेंटर वाली लाइन को बोलते हैं मिडिल बैंड, बट आपके ये इस स्ट्रेटजी में कोई खास काम की नहीं है। ठीक है, जब आप RSI को पूरा समझना चाहते हो तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, वरना यहां पर कोई काम आपके ये आएगी नहीं। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल्स आपको पता चल गई होगी। RSI जहां होता है यहां पर देखो, ये इसकी वैल्यू चल रही है अभी लगभग 42, इस तरह से RSI को पढ़ते हैं। ये बातें आई होप आपको समझ में आ गई होगी, इतना ही आपको चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहां पे आपको RSI समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने चार्ट पर। तो अब आपको एक चीज दिखाऊंगा कि किसी भी इंडिकेटर का उसके प्राइस के साथ एक रिलेशन होता है। ठीक है, उसी तरह से RSI का भी प्राइस के साथ एक रिलेशन होता है। समझ गए? तो रिलेशन क्या होता है, क्योंकि ये जो RSI होता है ये प्राइस की स्ट्रेंथ बताता है, तो एक कॉमन चीज क्या होती है, देखो जहां जहां प्राइस चलता है वहीं वहीं RSI भी चलता है। सो कहने का मतलब क्या है, देखो प्राइस ऊपर जा रहा है तो RSI भी ऊपर जा रहा है, करेक्ट। मतलब प्राइस ने हाई बनाया, यहां पर एक हाई बनाया तो RSI ने भी एक हाई बनाया। ठीक है, उसके बाद प्राइस ने गिरना शुरू किया, डाउन ट्रेंड शुरू करा, सो आप देखोगे RSI ने भी गिरना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद प्राइस ने यहां पर एक लो बनाया तो RSI ने भी अपना यहां पर लो बनाया, प्राइस ऊपर गया तो RSI भी ऊपर गया। तो आप क्या देख रहे हो, जहां जहां पर प्राइस लो बना रहा है वहीं वहीं RSI भी लो बना रहा है, जहां जहां प्राइस हाई बना रहा है RSI भी वहां वहां पर हाई बना रहा है। जैसे यहां पर एक लो बना तो आप देखोगे उसके रेस्पेक्ट में नीचे भी लो बना हुआ है। ठीक है, सो कहने का मतलब क्या है, इनका रिलेशन लगभग एक जैसा है, मतलब जैसे जैसे प्राइस चल रहा है वैसे वैसे ही RSI भी चल रहा है। ठीक है, यहां पर हम जापानीज कैंडल स्टिक्स यूज कर रहे हैं, कुछ लोग हाइकन एशी भी यूज करना पसंद करते हैं, लेकिन इस स्ट्रेटेजी के अंदर हम लोग जापानीज कैंडल ही यूज करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि जापानीज कैंडल स्टिक्स और हाइकन एशी क्या है, ये एक अलग टॉपिक है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। यहां पर आप कैंडल स्टिक्स में जाके सेलेक्ट कर सकते हो आप कौन सी कैंडल स्टिक चला रहे हो। यहां पर आप देख सकते हो कैंडल स्टिक्स ये रही, ठीक है, लाइन चार्ट या अलग अलग, इसी तरह से इसमें नीचे जाओगे हाइकन एशी कैंडल स्टिक्स भी होती है। ठीक है, तो हम ये समझ गए कि प्राइस और RSI का रिलेशन कैसा है देखने में, जैसे जैसे प्राइस चलता है वैसे वैसे ही RSI भी चलता है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब RSI समझ में आ गया, प्राइस समझ में आ गया, दूसरी कंडीशन समझते हैं ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड की। सो जब भी प्राइस, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहां पर ऊपर जा रहा है, ठीक है, सो ऊपर जाने का मतलब क्या है कि जो बाई प्रेशर है वो थोड़ा सा ज्यादा है, सिंपल सी बात है, बाई प्रेशर ज्यादा है, RSI भी ऊपर जा रहा है, प्राइस अप ट्रेंड में है तो RSI भी अप ट्रेंड में है। तो एक वक्त ऐसा आता है जब RSI की वैल्यू अपर बैंड को क्रॉस कर जाती है। देख रहे हो, ये अपर बैंड है हमारा 70 का, राइट, तो 70 को क्रॉस कर गया यहां पर,
तो जब इसे क्रॉस कर जाता है मतलब कि बाइंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि आरएसआई वैल्यू 70 के ऊपर चली जाती है, तो हम इसको बोलते हैं ओवरबॉट, कि मतलब बाइंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। समझ गए? ओवरबॉट मतलब बाइंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। इसी तरह से अगर आरएसआई की वैल्यू हमारा लोअर बैंड जो कि 30 पर होता है उसके नीचे चली जाए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहां पर 30 के नीचे चली गई, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरसोल्ड। सो नाम से तो ऐसा लगता है कि जो भी हो रहा है वो ओवर हो गया, मतलब ज्यादा बाइंग हो गई, ज्यादा सेलिंग हो गई। ये चीज आरएसआई आपको दिखाता है। ठीक है, कब दिखा रहा है? जब अपर बैंड या लोअर बैंड को आरएसआई की वैल्यू क्रॉस करती है। ओवरबॉट ओवरसोल्ड समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर बाइंग बहुत ज्यादा हो गई है या प्राइस ओवरबॉट आ गया है, क्या हमें सेलिंग कर देनी चाहिए? तो आपको सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ओवरबॉट का मतलब ये नहीं होता कि रिवर्सल आने वाला है। समझ गए? ओवरबॉट का मतलब होता है मार्केट के अंदर अच्छी बाइंग आई है, हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन आए और उसके बाद वापस प्राइस फिर से ऊपर जाने लगे। सो कहने का मतलब क्या है कि जब ये आपको बता रहा है कि मार्केट ओवरबॉट है, तो इसका मतलब है बाइंग थोड़ी ज्यादा हुई है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको सेल का बटन दबा देना चाहिए। ये कंफ्यूजन भी बहुत सारे लोगों को होता है। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी। ओवरबॉट का क्या मतलब हुआ कि बाइंग ओवर हो गई है, काफी ज्यादा हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये गिरेगा। ठीक है, इसी तरह से ओवरसोल्ड का मतलब क्या हुआ कि सेलिंग ज्यादा हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब प्राइस पंप होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहां जाने पर बाई नहीं करना है इमीडिएटली और यहां जाने पर सेल नहीं करना है इमीडिएटली। बहुत सारे लोग आरएसआई को ऐसे यूज करते हैं, उसके बाद उनके लॉस होते हैं और फिर वो सोचते हैं कि आरएसआई काम नहीं करता। देखो मैं आपको यहां पर एक छोटी सी चीज और बता देता हूं। इंडिकेटर्स को आप सही से समझना सीखो। इंडिकेटर्स का काम होता है आपको इंडिकेट करना, ना कि ये बताना कि यहां पर बाई कर लो या फिर सेल कर लो। प्राइस में आपको बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है, ये डिसीजन आपको सिर्फ एक चीज बताती है। गैस करो क्या है, या कमेंट में लिख के बताओ क्या है। मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं। क्या वो चीज है जो हमें बताती है कि प्राइस के अंदर बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए? वो है आप खुद, आपका दिमाग, आपकी सोच, आपका नैरेटिव, आपका डिसीजन, यानी कि आप खुद। ये आप तय करोगे कि मुझे बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। आरएसआई आपको नहीं बताता है। आरएसआई का काम है आपको इंडिकेट करना कि प्राइस के अंदर क्या चल रहा है। और वो आपको क्या बता रहा है? अगर आरएसआई यहां है तो वो आपको बता रहा है कि मार्केट ओवरबॉट सिचुएशन में है, बाई करना या सेल करना फैसला आपका है। इसलिए इंडिकेटर्स को हमेशा डेटा कलेक्शन का सोर्स मानो, कभी भी ट्रेडिंग सोर्स मत मानो। हम लोग अक्सर कैसे सीखते और सिखाते हैं कि सर एक इंडिकेटर बता दो जिससे मैं पैसा बनाने लग जाऊं। इंडिकेटर पैसा नहीं बनाएगा, पैसा तो आपको ही बनाना पड़ेगा। इंडिकेटर आपको सिर्फ डेटा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इंडिकेटर ने क्या डेटा प्रोवाइड करा कि यहां पर वो ओवरबॉट है, वहां पर वो ओवरसोल्ड है। ठीक है, तो सर इस डेटा का यूज करके क्या हम बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड आरएसआई को ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, चलो तो यहां पर हम समझेंगे कि जब ये ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होता है कैसे हमें बाइंग एंड सेलिंग करनी है। उसके लिए आपको क्या देखना है कि जब हमें पता है कि प्राइस का और आरएसआई का रिश्ता है कि जिधर प्राइस चलेगा उधर आरएसआई चलेगा, ये रिश्ता है। ठीक है, तो अब होता क्या है, यहां पर आते हैं इंस्टीट्यूशनल मनी। ठीक है, अब ये जो इंस्टीट्यूशनल मनी होती है इनको सेंट्रल बैंक्स भी बोलते हैं बहुत सारे लोग इनको वेल्स बोलते हैं। आजकल क्रिप्टो में बड़ा फेमस है, वेल्स बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं बड़े लोग। ठीक है, बट एक्चुअली मैं फाइनेंस के टर्म से यूज करूंगा। दे आर द लिक्विडिटी प्रोवाइडर और द मार्केट मेकर्स। ठीक है, ये लोग होते हैं मार्केट मेकर्स या फिर इंस्टीट्यूशनल मनी। और इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं? बैंक्स हो सकते हैं, कंपनीज हो सकती है, पीएमएस हो सकती है, या फिर कोई बड़ा प्लेयर जिसके पास बहुत सारा पैसा हो वो हो सकते हैं। ठीक है, सो जो इंस्टीट्यूशंस आते हैं वो यूजुअली मैनिपुलेशन में विश्वास करते हैं। वो कहते हैं सब कुछ सही सही चलेगा तो सब लोग पैसे कमा लेंगे, तो यहां पर हमें लाना पड़ेगा मैनिपुलेशन। ठीक है, और हाँ एक और वर्ड बहुत ज्यादा चलता है आजकल, ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑपरेटर कुछ होता नहीं मेरे हिसाब से, मेरी राय है, इसमें आप डिबेट कर सकते हैं। कोई ऑपरेटर बैठ के नहीं चला रहा है तो ऑपरेटर कोई नहीं होता, दैट इज एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल मनी। ठीक है, सो वो करते हैं मैनिपुलेट। सो वो जब मैनिपुलेशन करते हैं तो वो मैनिपुलेशन किस चीज को कर सकते हैं? वॉल्यूम को नहीं कर सकते, क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू तो उतनी ही रहेगी जितनी ट्रेड हो रही है, वो तो हमें डेटा पता चल जाएगा। वो एक चीज मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो है प्राइस।
सर प्राइस को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं? अगर आप बहुत बड़े बड़े ऑर्डर बड़े प्राइस पर लगा दोगे बाई करने के लिए तो सेलर्स ऊपर बेचेंगे, तो आप प्राइस को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो इंस्टीट्यूशनल मनी क्या करती है? प्राइस को मैनिपुलेट करती है। प्राइस को तो मैनिपुलेट कर लेती है, लेकिन ये जो आरएसआई है इसे कैसे मैनिपुलेट करोगे? आरएसआई को मैनिपुलेट नहीं करा सकते आप, ठीक है। सो आपने क्या किया, इंस्टीट्यूशनल मनी ने प्राइस को तो मैनिपुलेट कर दिया, आरएसआई को मैनिपुलेट वो नहीं करा सकते। तो वहां पर क्या आएगा, प्राइस जो है, जो प्राइस है ये इंडिकेटर से कुछ अलग बिहेव करेगा, समझ गए? प्राइस जो है वो इंडिकेटर से थोड़ा अलग बिहेव करेगा और आपको उस बिहेवियर को बस पकड़ना सीखना है कि कब प्राइस और आरएसआई एक जैसा काम नहीं कर रहे हैं, मतलब वहां पर मैनिपुलेशन है। और अगर आप इस ओवरबोट और ओवरसोल्ड सिचुएशन में उस मैनिपुलेशन को पकड़ गए तो आपके फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो जब आपके फेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे तो किसके चांसेस बढ़ जाएंगे? आपके कामयाब होने के, यानी कि आपके प्रॉफिट के, ठीक है। सो हमने क्या पकड़ना है? प्राइस और आरएसआई का मैनिपुलेशन पकड़ना है, बस इतना आसान सा काम है। अब ये करेंगे कैसे, इसको मैं अब आप लोगों को सिखाता हूं कि कैसे हम लोग जो है उस मैनिपुलेशन को पकड़ेंगे, ठीक है। सो देखो होता क्या है कि यूजुअली प्राइस और आरएसआई एक काम करते हुए चलते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था कि जब प्राइस हाई बनाता है तो आरएसआई या इंडिकेटर भी हाई बनाता है, इस तरह से। ये मान लीजिए आरएसआई है और ये हमारा प्राइस है, सिंपल है। इसी तरह से जब प्राइस लो बनाता है तो आपका इंडिकेटर भी लो बनाता है। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, ठीक है। तो अब अगर प्राइस और आरएसआई ये काम सिमिलर फॉर्मेट में करना बंद कर दें तो उनके अंदर मैनिपुलेशन है। वो कैसे कर सकते हैं? वो इस तरह से कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपका जो प्राइस है वो लगातार हाईज बना रहा है और जो हाई बना रहा है वो भी वो हायर हाई बना रहा है। हायर मतलब ऊंचा हाई, हाई से भी ऊंचा हाई, ठीक है। मतलब ये 1 2 3 4, मतलब प्राइस जो है लगातार नए हाई बना रहा है और नए ऊंचे लो बना रहा है, ठीक है। हायर हाइज एंड हायर लोज की सीरीज बना रहा है। लेकिन आरएसआई उसी टाइम पर अगर नए हाईज बनाना बंद कर दे, हाई तो बनाएगा, मतलब ऊंचे हाई बनाना बंद कर दे और नीचे हाई बनाना शुरू कर दे, मतलब विद रिस्पेक्ट टू दिस पहला तो यही बनेगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इस तरह के जो हाईज हैं अगर आप ध्यान दोगे ये नीचे की तरफ बन रहे हैं, ये ऊपर की तरफ बन रहे हैं, इसका मतलब कहीं तो मैनिपुलेशन है। अब वो मैनिपुलेशन कहां होगा? आरएसआई में तो होगा नहीं, वो मैनिपुलेशन होगा प्राइस के अंदर। सो प्राइस के अंदर जो ये मैनिपुलेशन आ रहा है, मतलब आरएसआई तो बोल रहा है भाई वीक हो रहा हूं मैं, प्राइस बोल रहा है स्ट्रोंग हो रहा हूं मैं। तो ये जो दोनों के अंदर मैनिपुलेशन आया है इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस। क्या बोलते हैं इसको हम? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मतलब यानी कि जब प्राइस हायर हाइज बना रहा है, आरएसआई लोअर हाइज बना रहा है। या फिर इसके उल्टा, इसके उल्टा क्या हो सकता है? प्राइस जो है वो लोअर लो बना रहा है, इस तरह से 1 2 3 इस तरह से लोअर लोज बना रहा है और जो हमारा इंडिकेटर है वो 1 2 3 वो बना रहा है। देखो ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, मतलब प्राइस बना रहा है लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज, और जो आरएसआई है वो बना रहा है हायर लोज हायर हाइज। सो कहने का मतलब क्या है, जब हाइज के बीच में या फिर लोज के बीच में डिफरेंस आ जाए उसे हम बोलेंगे डाइवर्जेंस, उसे हम बोलेंगे मैनिपुलेशन, उसे हम बोलेंगे कि इंस्टीट्यूशनल मनी जो है, जो मार्केट मेकर्स हैं, वो एक्चुअली में प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे हैं और इंडिकेटर में और प्राइस के बीच में एक डाइवर्जेंस आ गया है। और क्योंकि इंडिकेटर हमारा आरएसआई है इसको हम बोलेंगे आरएसआई डाइवर्जेंस। कुछ लोग इसको वॉल्यूम के साथ भी ट्रेड करते हैं तो उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम डाइवर्जेंस। कुछ लोग इसको मैकडी के साथ करते हैं, वो बोलेंगे मैकडी डाइवर्जेंस। अब मैकडी बोलोगे सर बर्गर वाला मैकडी नहीं, एमएसीडी, ठीक है, आप इसको जाकर देख सकते हैं, वो भी एक इंडिकेटर होता है। कुछ लोग इसको स्टोकास्टिक एक इंडिकेटर होता है, स्टोकास्टिक आरएसआई एक इंडिकेटर होता है, उनके साथ यूज करते हैं तो आप उसका डाइवर्जेंस बोलेंगे, ठीक है। ये सारी डिटेल्स मैं आपको कभी फ्यूचर में अगर मुझे बाजार के माहिर ने मौका दिया तो ये सारी डिटेल्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। चाहो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, होल्ड विद प्रियांक, वहां पर भी मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं, ठीक है। सो चलो अब बात करते हैं, डाइवर्जेंस समझ में आ गया, ठीक है।
सो आपको क्या समझ में आ गया? आरएसआई आपको समझ में आ गया, ओवरबोट ओवरसोल्ड। तीसरा आपको समझ में आ गया मैनिपुलेशन, जिसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, इसके साथ बस एक सबसे स्पेशल कंडीशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको डाइवर्जेंस भी आ गया तब भी पैसा नहीं बन रहा है। बोल रहे हैं सर डाइवर्जेंस ही ट्रेड किया था लेकिन पैसा नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्यों प्रॉफिट नहीं आ रहा है? आज उस पर बात करेंगे कि डाइवर्जेंस सीखने के बाद भी कई बार पैसा क्यों नहीं बनता, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा वो ट्रिक जिस ट्रिक से आपका पैसा बनेगा। तो आपको क्या करना है इस स्ट्रेटेजी के लिए? सबसे पहली चीज क्या देखनी है आपको सबसे पहली चीज देखनी है जो आपका आरएसआई जो इंडिकेटर है उसका प्राइस की वजह से जो वैल्यू है वो या तो ओवरबॉट होनी चाहिए या फिर ओवरसोल्ड होनी चाहिए। पहली कंडीशन, आरएसआई की वैल्यू प्राइस के साथ ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होनी चाहिए। दूसरी चीज, जब वो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर है, मतलब ओवरबॉट रेंज में है या ओवरसोल्ड रेंज में है, वहां पर उसके अंदर होना चाहिए मैनिपुलेशन, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है? ये दो कंडीशन चेक करने के बाद ट्रेड नहीं लेनी है, वहीं गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद करना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट। बस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करना है और उसके बाद आपको ट्रेड लेनी है। एंट्री कैसे होगी, टारगेट कैसे होगी, अब इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली कंसेप्ट समझ में आया? पहले हमने प्राइस के साथ आरएसआई की वैल्यू देखनी है कि वो ओवरबॉट ओवरसोल्ड में जा रही है कि नहीं जा रही है, फिर मैनिपुलेशन देखना है कि डाइवर्जेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फिर हमें देखना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट। ये होता क्या है अभी लाइव समझाऊंगा एग्जांपल में, तो आपको समझ में आएगा। और इसके बाद हम लोग लेंगे अपनी एंट्री, इसके बाद हम लोग लगाएंगे अपना स्टॉप लॉस, हम लोग लगाएंगे अपना टारगेट, और पोजीशन एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे रिस्क मैनेजमेंट। बस इतना काम कर दो, बात बन गई। ठीक है, तो अब इसके ऊपर चलते हैं और अब आपको समझाता हूं चार्ट के ऊपर कि इसे कैसे देखना है। ठीक है, सो देखो यहां पर आपके सामने है बैंक निफ्टी का चार्ट, और सेम मैं आपको वापस से याद दिला दूं कि हमारे पास 1 मिनट का चार्ट ओपन है और उसके साथ हमारे पास है आरएसआई। ठीक है, सो आज का ही चार्ट देखेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। ठीक है, पहले आपको एक क्लीन एग्जांपल दिखा देता हूं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा बाकी सारे भी। जैसे हम यहां पर देख लेते हैं, यहां पर समझो प्राइस नीचे गिरा, आरएसआई भी उसके रेस्पेक्ट में नीचे गिरा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब सिंक्रोनाइज्ड है। यहां पर देखो प्राइस ने बनाया एक लो, करेक्ट, प्राइस ने लो बनाया, इसके रेस्पेक्ट में देखना ये एक लो बना हुआ है, करेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद प्राइस गया देखो नीचे। ठीक है, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं, यहां देखो प्राइस गया नीचे, प्राइस नीचे गया, आरएसआई देखना इसके रेस्पेक्ट में। अभी तक क्या हो रहा था, देखो जहां लो बन रहा था वहीं लो बन रहा था, जहां लो बन रहा था वहीं लो बन रहा था। ठीक है, जहां हाई बन रहा था वहीं पर हाई बन रहा था। सिंपल है। यहां देखो प्राइस तो जा रहा है नीचे, ठीक है, प्राइस तो जा रहा है नीचे, ध्यान से देखो, प्राइस गया नीचे, आरएसआई आया ऊपर, मैनिपुलेशन, इसे बोलते हैं डाइवर्जेंस। मैनिपुलेशन हो गया। जब भी आपको ऐसा मैनिपुलेशन कहां दिखाई दे, ओवरबॉट सिचुएशन में, यही मैनिपुलेशन आपको यहां भी दिख सकता है, उसे कंसीडर नहीं करना है, ये ध्यान रखना। हमेशा ओवरबॉट या फिर ओवरसोल्ड सिचुएशन में ही आपको इसकी वैल्यू देखनी है। ठीक है, सो प्राइस गया नीचे, आरएसआई गया ऊपर। इसके बाद आपको क्या करना है, जहां पर ये जो दो मेन लो बने हैं, इनके बीच का जो सेंटर पॉइंट है, जो हाई है, ये वाला हाई, इसको शिफ्ट होने का वेट करना है। मतलब आपको सेम टाइम फ्रेम पर इसके ऊपर कैंडलस्टिक क्लोज होने का वेट करना है। ये हो गई क्लोज, यहां पर कैंडलस्टिक उसके ऊपर क्लोज हो गई। बस जैसे ही इसके ऊपर कैंडलस्टिक क्लोज हो जाए, ये लेवल आपकी बन जाता है एंट्री। इतना आसान है। ओवरबॉट सिचुएशन का वेट किया या ओवरसोल्ड सिचुएशन का वेट किया, यहां पर ओवरसोल्ड है। डाइवर्जेंस बनने का वेट किया, डाइवर्जेंस बन गया, दोनों बन गए। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करने का मतलब है जो डाइवर्जेंस के बीच का हाई है वो ब्रेक होना चाहिए। ये ब्रेक हो गया, ये आपकी एंट्री।
जो लोवेस्ट पॉइंट है वो आपका स्टॉप लॉस, जो लोवेस्ट पॉइंट है वो आपका स्टॉप लॉस, 1:1 आपका फर्स्ट टारगेट, और जो पिछला एक मेजर हाई हो जैसे ये वाला, ये आपका सेकंड टारगेट। दैट्स इट, बस इतना आसान है। जो भी 1:1 आए वो आपका टारगेट 1, और जो भी आपका टारगेट 2 आए, जो पिछला हाई हो वो आपका टारगेट 2। दैट्स इट, इतनी आसान ट्रेडिंग है। दिखाता हूं, देखो अब देखो इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूं कि ये कितने आर की ट्रेड आई, 1:1 आया कि नहीं आया। लॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं और ये देखो ये कैंडल क्लोज हुई, यहां पर हमने यहीं पर एंट्री ले ली, अपना स्टॉप लॉस हम लगाएंगे कहां पर, ये इस लो के साथ में, बिल्कुल परफेक्ट लगाया, थोड़ा सा ऊपर है, और ये आपका हमारा इसके पास जरा सा पास में ऐसे स्टॉप लॉस लगा लिया। और देखो 1:1 के लिए आपको लगाना है, ये हमारा है 1 पॉइंट, हो गया टारगेट 1, ठीक है। पिछला ही आपका सेकंड टारगेट, ये आ गया 2.14 आपका रिस्क टू रिवॉर्ड। इतना आसान है, ठीक है। एक एग्जांपल जल्दी से बेरिश का भी दिखा देता हूं, जो आज ही बना, मुझे अभी दिख गया, ये वाली कंडीशन दिख गई, देखो ओवरबॉट में भी आया, ये भी मैं आपको अभी लाइव दिखा दे रहा हूं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये ट्रेड हो गई, अब आपको वेट करना है, इस बीच में कुछ नहीं करना है, छेड़ाछाड़ी नहीं करनी, आरएसआई को फिर से ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिचुएशन में जाने दो। अब यहां आए, देखो ये आ गया कहां पर, ओवरबॉट सिचुएशन में आ गया। जब ये ओवरबॉट सिचुएशन में आया तो इसने यहां पर एक हाई बनाया, ठीक है, एक हाई बनाया। जब दूसरा हाई बनाया, नीचे बनाया, प्राइस ने भी नीचे बनाया, तो डाइवर्जेंस हुआ? नहीं हुआ भाई, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो डाइवर्जेंस हुआ नहीं, तो इस पे हम कुछ नहीं करेंगे, प्राइस को, आरएसआई को जहां जाना है जाने दीजिए, फिर से ओवरबॉट आने का वेट करेंगे। फिर यहां पर देखो, अब सीधा आता हूं मैं आपको अगले एग्जांपल पर, जहां पर प्राइस वापस से ओवरबॉट सिचुएशन में आया। तो यहां देखो, ठीक है, यहां पर देखो प्राइस ने बनाया ये हाई, ये वाला हाई बनाया प्राइस ने, इसके साथ में देखना, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, सीधी है, लगभग सीधी है, ठीक है, ये वाला हाई बना, ठीक है। इसके बाद प्राइस ने देखो हाई कहां बनाया, ऊपर, लेकिन आरएसआई ने हाई कहां बनाया, नीचे, डाइवर्जेंस दिख गया, प्राइस ऊपर गया, आरएसआई नीचे गया, ओवरबॉट सिचुएशन में है, डाइवर्जेंस बन गया, मैनिपुलेशन मिल गया, 2 कंडीशन पूरी हो गई। तीसरी कंडीशन क्या थी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने की, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट कर लेते हैं। कहां बना दोनों के बीच का लो, यहां पर तो नहीं बना, देखो यहां पर कोई लो बना है क्या, नहीं बना, कोई लो नहीं बना, तो यहां पर हम कुछ नहीं करेंगे, यहां पर कोई लो नहीं बना, तो इस वाली लाइन में कोई ट्रेड नहीं करेंगे, किसी लो के ब्रेक होने का वेट करेंगे। प्राइस ऊपर गया और फिर प्राइस ने ये लो ब्रेक कर दिया, जब प्राइस ने ये लो ब्रेक कर दिया, ये हो गई हमारी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गई, ये मेरी बन गई एंट्री, ये मेरा बन गया स्टॉप लॉस, और 1:1 बन गया मेरा टारगेट 1, और पिछला कोई भी लो, जैसे ये एक लो है अगर 1:1 के नीचे है, या फिर ये वाला लो है, ये मेरा टारगेट 2, इस तरह से आप मार्क कर सकते हो। तो देखते हैं ये कितना काम करता है कि नहीं करता है। शॉर्ट पोजीशन ले लेते हैं एक, ठीक है, और इसको हम अपनी एंट्री पर लगाते हैं। कहां है एंट्री हमारी, ये रही, ठीक है। देखो कैसे मैंने ये एंट्री ली, मैं फिर से बता दे रहा हूं, यहां पर एक बार ये स्ट्रक्चर जब ये शिफ्ट हुआ, जब ये कैंडल यहां पर क्लोज हुई, तो आपकी एंट्री हो गई यहां पर, इस जगह पर, समझ गए, ठीक है, इस जगह पर हो गई आपकी एंट्री। अब देखो, तो आरएसआई टूल थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, ये हमारा जो ये पोजीशन वाला टूल है थोड़ा ऊपर कर लेंगे, अभी एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, मैं इतना ही चला लेता हूं, थोड़ी लेट ही एंट्री, मान लो आपने थोड़ी लेट एंट्री ली। स्टॉप लॉस रखेंगे इस हाई के ऊपर, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रख दिया, 1:1 हमारा टारगेट रहेगा। नीचे चलते हैं, ये देखो टारगेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे चलेंगे दूसरे लो तक लेकर, ये हमारा टारगेट 2 कंप्लीट हो गया, और इस बार हमें मिले 1.7 आर, ठीक है। आपको ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करना है, मान लीजिए आपने यहां पर 4 लॉट से ट्रेड ली थी, तो आप क्या काम करेंगे, अपने फर्स्ट टारगेट पर यानी कि 1:2 पर कम से कम 50%, या शुरुआत कर रहे हैं तो कम से कम 70% पोजीशन बुक कर लेंगे। जैसे 4 में से 2 या 3 लॉट फर्स्ट टारगेट पर बुक कर लीजिए, 1 लॉट छोड़ दीजिए, और स्टॉप लॉस को पिछले वाले लो पर या फिर अपनी एंट्री पर
कहीं पर भी अपना खिसका लीजिए जिससे कि आपकी पोजीशन हो जाए रिस्क फ्री और दूसरे टारगेट तक जाने दीजिए और आप इस तरह से पैसा बना सकते हैं। तो ये है इतनी आसान स्ट्रेटजी। अभी मैंने आपको दिखाई 1 मिनट के चार्ट पर, आप इसको 5 मिनट के चार्ट पर यूज कर सकते हैं, 15 मिनट पे यूज कर सकते हैं, 1 घंटे पर, 1 दिन पर, 1 वीक पर, 1 महीने के चार्ट पे भी यूज कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, प्राइस को नहीं पता वो टाइम फ्रेम क्या है। मैन्युपुलेशन हर टाइम फ्रेम पर होता है, इसलिए आप इस स्ट्रेटजी को भी हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर यूज कर सकते हैं। और इस तरह से एक डाइवर्जेंस जो शायद थोड़ा थोड़ा हमने सीखा था, लेकिन क्योंकि अच्छे से नहीं सीखा था, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का हम वेट नहीं करते थे, इसलिए हमें वो रिजल्ट नहीं दे पाता था जो हमें उसको देना चाहिए। समझ पा रहे हो? ठीक है, बस इतनी छोटी सी कंडीशन है, ये 3 कंडीशन फॉलो करनी है और ये स्ट्रेटजी आपको बना के देगी ब्रेड बटर सेटअप। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, कुछ 1-2 कंडीशन है जो आप ऐड करेंगे तो बहुत बढ़िया है। जैसे कि RSI डाइवर्जेंस ड्रॉ करते वक्त कभी भी रनिंग कैंडल के ऊपर नहीं करते हैं, हमेशा एक स्विंग हाई या स्विंग लो के ऊपर ही हम लोग अपने डाइवर्जेंस या फिर RSI के डाइवर्जेंस को चेक करते हैं। ठीक है, तो ये थी एक स्ट्रेटजी जो मैंने कोशिश की आप लोगों को जल्दी से जल्दी और सबसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। आई होप कि जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि आपकी जो विन रेट आ रही है या जो आपकी एक्यूरेसी आ रही है वो 70% क्रॉस कर रही है कि नहीं कर रही है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो जैसा मैंने आपको बताया, इस स्ट्रेटजी के ऊपर मैंने पूरी 3 वीडियो की पूरी सीरीज अपने चैनल पर डाल रखी है। RSI के ऊपर, डाइवर्जेंस के ऊपर पूरी प्रॉपर डिटेल में मैंने वहां पर एक एक चीज समझाया है और रेगुलर वीडियोस में भी मैं बीच बीच में इसके एग्जाम्पल्स शेयर करता रहता हूं जिससे कि लोग प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे साथ आइए, ठीक है। और जो लोग यहां से समझकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो जाइए, अपने चार्ट को ओपन करिए, प्रैक्टिस करिए और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी और आपकी विन रेट कैसी रही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज प्रियांक शर्मा। थैंक यू सो मच।